बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने नए लेक्चर की तरफ चलते हैं। इसी लेक्चर के साथ ही हमारा यूनिट नंबर 6 का एंड हो जाएगा। ये हमारी यूनिट नंबर 6 का जो कि है सॉल्यूशंस के बारे में, उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज देखेंगे। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। ठीक है, अभी तक हम जो देखते जा रहे थे, हम सॉल्यूशंस ही देखते जा रहे थे। हमने सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देखी, उसकी टाइप्स देखी, उसकी क्लासिफिकेशन देखी जो कि अलग अलग बेसिस पे बेस्ड थी। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा है कि आप जब देखते हो तो जो चीज़ें आपको सॉल्यूशन भी नज़र आ रही हैं, होते वो सॉल्यूशन ही हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ में ऐसा कुछ डिफरेंस होता है जो कि आप वैसे जब ऑब्ज़र्व करते हो तो आप इतना ध्यान नहीं देते हो। ठीक है, आप अगर वैसे ऑब्ज़र्व करोगे शुगर सिरप को, कोल्ड ड्रिंक्स को, ठीक है, ड्रग प्रिपरेशंस को, पेंट्स को, इन सब को जब आप ऑब्ज़र्व करते हो तो अब तक जो लेक्चर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम सब क्या कहेंगे उनको, हम सॉल्यूशंस कहेंगे। ठीक है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जो जो प्रॉपर्टीज़ उसमें है वो सारी किसकी है, वो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन जब हम साइंटिफिकली देखते हैं तो सॉल्यूशंस अलग चीज़ है, कोलाइड्स अलग चीज़ है और सस्पेंशंस अलग चीज़ है। ठीक है, आपको बेशक वो एक जैसे लगे, लेकिन साइंटिफिकली कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी बेसिस पे इन तीनों को अलग अलग किया जाता है। ठीक है, तो आज हम उसी कंपैरिजन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, डेली लाइफ में जो आप एग्जांपल्स है वो अगेन शुगर सिरप, कोल्ड ड्रिंक्स देख लो, पेंट्स देख लो, ठीक है, आप ड्रग्स देख लो। उनको जब आप वैसे देखते हो तो वो सोल्यूशन ही दिखते हैं। जाहिर है पेंट भी एक सोल्यूशन है, कोल्ड ड्रिंक भी एक सोल्यूशन है, शुगर सिरप भी एक सोल्यूशन है ना। ड्रग्स जो बनते हैं, दवाइयाँ जो बनती हैं, वो भी सोल्यूशन है। ठीक है ना, लेकिन आपको उसकी कंपोजिशन के बारे में उस तरह से नहीं पता कि उस कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें मौजूद है और उनका साइज़ क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो हम जो है वो सारी चीज़ें कहाँ डिस्कस करेंगे, उसको हम साइंटिफिकली देखेंगे। तो इन तीनों में बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन के लिए हम अपनी पुरानी ही डेफिनेशन यूज़ करेंगे जो हम पिछले लेक्चर्स में कहते आ रहे हैं कि सोल्यूशन जो है वो एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, और वो आपस में डिसॉल्व हो जाता है। यानी सॉल्यूट जो है वो आप डिसॉल्व कर देते हो सॉल्वेंट में। क्लियर होगी बात? तो सोल्यूशन की हद तक तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है, और ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। मिक्सिबल होते हैं यानी पूरे मिक्स हुए होते हैं, उसमें कुछ ऐसा अलग से आपको नहीं नजर आ रहा होता है, तो ये ट्रू फॉर्म ऑफ सोल्यूशन होती है। फिर अगर हम देखें कोलाइड्स, तो कोलाइड्स जो है वो भी एक फॉर्म है सोल्यूशन का। ठीक है, वैसे तो कोलाइड्स को भी हम सोल्यूशन ही कहते हैं, लेकिन फर्क कहाँ आता है कि हमेशा कभी कभार जो है, लेकिन फर्क कहाँ आता है कि कभी कभार सोल्यूशन ही हमारे पास मौजूद होता है, और उस सोल्यूशन में आपको पता है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन जो उसमें सॉल्यूट होता है वो, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, बिगर लिखा है, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, यानी अभी तक जब हम सोल्यूशन के बारे में बात करते थे तो हम सिर्फ मिक्सिंग की बात करते थे, ठीक है, डिसॉल्विंग की बात करते थे, हमने उसके साइज पे तो बात की ही नहीं। मसला कहाँ आया, जब हम साइज तक पहुंचे तो तब हमें पता चला कि भाई नहीं, ये तो सॉल्यूशन अलग चीज़ है और कोलाइड्स अलग चीज़ है और सस्पेंशन अलग चीज़ है। तो कोलाइड्स के मामले में ये हुआ कि जब उसके सॉल्यूशन को ऑब्जर्व किया गया तो पता चला कि वहाँ पे जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो बड़े होते हैं साइज में, सॉल्यूशन में छोटे होते थे, नहीं पता चलते थे। जब कोलाइड के ऑब्जर्व किए तो पता चला कि वो तो बड़े हैं साइज में। साइज कितना होता है उसका, 2 से
1000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। या फिर कहीं पे इसकी रेंज जो है वो 100 नैनोमीटर भी लिखी होती है, लेकिन अगर 1000 नैनोमीटर से ऊपर होगा तो फिर वो कोलाइड में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये पार्टिकल्स जो है, हालांकि तो आप देखो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आप सोल्यूशन में भी हम लोगों ने क्या कहा था, होमोजीनियस मिक्सचर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जब आप मिक्सिंग करते हो, आप डिजॉल्विंग करते हो, तो आपको अलग अलग सी चीज़ें नहीं नज़र आती, वो एक ही फेज उसका बन जाता है ना। यही कहा था हमने, यानी अलग अलग उसके फेजेस नहीं बनते, जिससे हमें पता चले कि अच्छा ये सॉल्यूट का पार्ट है, ये जो है सॉल्वेंट का पार्ट है। हाँ, जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों इतने अच्छे से मिक्सेबल मिक्सचर बना देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है, ठीक है, यानी वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहाँ भी हम क्या कह रहे हैं कि हालांकि कोलाइड्स में भी पार्टिकल्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इवनली, कहाँ पे, सॉल्वेंट में, है ना। और देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया है। क्लियर होगी बात। कोलाइड्स में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो साइज में बड़े होते हैं, और वो वैसे तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी जब आप उसको देखते हो तो आपको कुछ नहीं पता चलता, आपको लगता है कि ये जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर ही है, यानी वो खुद को ऐसे दिखाते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सचर ही है। लेकिन जब कुछ वक्त गुजरता है तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात हो रही है। जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ से, सॉल्वेंट से। जो सॉल्वेंट सिस्टम हमारे पास है, सॉल्वेंट मौजूद है, वहाँ से सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर दूसरे अल्फाज में आप ये कह दो कि वो तब तक खुद सेपरेट नहीं होते जब तक आप उसको सेपरेट करना ना चाहो, ठीक है, तब तक वो सेपरेट नहीं होते जब तक आप उसको सेपरेट करना ना चाहो। हाँ, अगर ज़्यादा टाइम गुजरे तो अगेन, क्योंकि पार्टिकल्स बड़े हैं, हमने कहा ना कि पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, तो जो बड़े पार्टिकल्स है आपको पता है कि वो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, है ना। तो जो बड़े पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, वो नीचे हो जाएंगे। कभी आपने अगर पेंट के डब्बे देखे हों, ठीक है, घरों में जो पेंट होता है, वो पेंट अगर आप ख़रीदते हो तो शुरू में जब आप उसको खोलो तो वो एक अच्छा सा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर हमारे पास होता है, जो कि होमोजीनियस लगता है, सही। फिर आप क्या करते हो कि जब उसको रख लेते हो, मतलब आपने यूज़ नहीं किया, आपने उसको रख दिया कुछ अरसे तक, जब उसके बाद आप उसको खोलते हो तो आपको उसमें 2 लेयर्स नज़र आना शुरू हो जाती है। एक लेयर नीचे बैठी हुई, वो सारा गाढ़ा सॉल्यूट, ठीक है, और ऊपर जो है ऑयल्स और पतली वाली लेयर आ जाती है। फिर जब अगेन आप उसकी मिक्सिंग करते हो तो वो अगेन क्या शो करते हैं, जैसे वो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं कि वैसे तो देखने में होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ या फिर इंटेंशनली अगर आप खुद चाहो तो वो सेपरेट हो सकते हैं, उसमें फेजेस 2 बन जाएंगे, ठीक है, उसमें 2 फेजेस बन जाएंगे, जबकि सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं कि एक ही फेज होता है हमारे पास। क्लियर हो गई बात। तो जब वो सेपरेट होना शुरू करते हैं तब वो कौन सा मिक्सचर बनाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने क्या बात की थी, यही बात की थी कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसमें फेज एक ही होता है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हालांकि वो भी मिक्सचर होता है लेकिन सब कुछ जो है ना अलग अलग नज़र आ रहा होता है, लेकिन होमोजीनियस में सब मिक्स हो जाता है, एक ही सोल्यूशन की फॉर्म में हमें नज़र आ रहे होते हैं। जबकि अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखो तो आपको पता तो है कि हाँ ठीक है ये मिक्सचर है, लेकिन उस मिक्सचर में आपको सॉल्यूट के पार्टिकल्स अलग से सारे नज़र आएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अलग से नज़र आएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे मौजूद है, सही। फर्ज करो आप कोई सैलेड बनाते हो, ठीक है, आप बनाते हो सब्जियों का सैलेड, ठीक है, तो अब उसमें जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है, अब वो भी तो मिक्सचर ही है ना, आप उसमें प्याज, टमाटर, खीरे वो डाल दो, ठीक है, तो ये मिक्सचर बन गया, है ना, है तो ये भी मिक्सचर। अच्छा जी, अब इसमें अगर खीरे की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है प्याज और टमाटर के मुकाबले में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि खीरा जो है वो हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है,
और बाकी जो 2 सब्जियां वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है ना। तो वहाँ पे क्या हमें पता चल रहा है कि सॉल्वेंट भी साफ नज़र आ रहा है कि हाँ जी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट भी नज़र आ रहे हैं। तो ये कौन सी केस की मैं बात कर रही हूँ, ये मैं हेट्रोजीनियस केस की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम कोलाइड्स के बारे में भी यही कह रहे हैं कि क्योंकि उसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वैसे तो वो खुद को होमोजीनियस शो करते हैं, लेकिन टाइम के गुजरने के बाद या फिर इंटेंशनली अगर आप चाहो तो उनमें सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, सॉल्वेंट से अलग हो जाते हैं और ख़ुद को हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि वो होते एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है, लेकिन वो दिखाने के लिए ख़ुद को होमोजीनियस शो करते हैं, लेकिन जैसे वक्त गुजरता जाता है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसी वजह से फिर फेजेस भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। होमोजीनियस में एक फेज होता है, हेट्रोजीनियस में फेजेस होते हैं। तो फेज अब जब जाहिर है जब सेपरेशन होगी तो फेज भी बनेगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, कोलाइड्स कहते हैं। क्लियर हो गई। ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइड्स कहते हैं। एग्जांपल्स हम इसकी कौन कौन सी ले सकते हैं, ब्लड हो गया, फॉग, स्मोक, ठीक है, पेंट। फॉग और स्मोक में आपने कंफ्यूज नहीं होना। फॉग वो होता है जब आप सुबह सुबह उठते हो, जिन शहरों में पोल्यूशन ज़्यादा होती है तो आपका जो आप जब सुबह उठते भी हो तो आपको आसमान साफ नहीं नज़र आ रहा होता, बल्कि धुंध होती है, ठीक है। जबकि स्मोक जो है वो धुआं है, फॉग धुंध है और स्मोक जो है वो धुआं है जो कि गाड़ियों वगैरह से निकलता है या जलने के अमल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेकिन फॉग जो होता है वो ऊपर एटमॉस्फेयर में एक लेयर उसकी बनी होती है, और वो होती किस वजह से, वो पोल्यूशन की वजह से होती है, ठीक है। और अगली एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेंट है। अब पेंट को देखो, स्मोक को देखो, फॉग को देखो या ब्लड को देखो, अगर आपको ये कोलाइड्स की डेफिनेशन ना पता होती तो हम क्या समझते हैं उसको, हम इन सब को भी एक सोल्यूशन समझते हैं, अलग अलग फॉर्म्स की। क्योंकि सोल्यूशंस में हमने ऐसे बहुत सारे टाइप्स पढ़ी थी कि गैस और गैस भी सोल्यूशन बना सकता है, सॉलिड और सॉलिड भी बना सकता है, लिक्विड और लिक्विड भी बना सकता है। तो ठीक है, तो उसमें भी ये जो हमें पार्टिकल्स अगर नज़र आते हैं तो हम उसको सोल्यूशन का नाम देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें पता चल गया है कि उसके साइज में डिफरेंस है और वो वक्त के साथ सेपरेशन कर देती है, तो हम अब इनको कहाँ पे कैटेगराइज करेंगे, कोलाइड्स में कैटेगराइज करेंगे। क्लियर हो गई बात। फिर हम आ जाते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन भी सोल्यूशन की ही एक टाइप है, ठीक है। यानी चाहे आप सोल्यूशन को, सोल्यूशन तो है ही सोल्यूशन, ठीक है, वो तो ट्रू डेफिनेशन ही उसकी वही से निकली है। अगर आप कोलाइड्स को देखो तो वो भी सोल्यूशन है, अगर आप सस्पेंशन को देखोगे तो वो भी सोल्यूशन है। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन ही है जिसमें हेट्रोजीनियस फेज होता है, यानी सोल्यूशन की ऐसी टाइप जिसमें होमोजीनियस के बजाय हेट्रोजीनियस फेज मौजूद होता है, ठीक। ये वैसे तो बहुत सारे तरीकों से कोलाइडल सिस्टम यानी कोलाइड्स के साथ सिमिलैरिटीज पाई जाती है, लेकिन कोलाइड्स का जो पार्टिकल्स का साइज है वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स के साइज से छोटा होता है। यानी अगर 1000 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज एक्सीड कर जाए यानी बढ़ जाए तो क्या होगा, वो हमारे पास कहलाएगा सस्पेंशन, ठीक है। क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे हम साइज मेंशन कर देते हैं कि साइज ऑफ पार्टिकल्स जब इंक्रीज करेगा कौन से नंबर से, 1000 नैनोमीटर से इंक्रीज करेगा, तो तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे जो सोल्यूशन पाया जा रहा है वो ना तो सोल्यूशन है, ना ही कोलाइड है और ना ही कोई और चीज़ है, बल्कि वो क्या है, सस्पेंशन है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वैसे तो कोलाइडल सोल्यूशन के सिमिलर होता है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन के जैसे इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो अलग अलग नज़र आएंगे। हमने कोलाइड्स में क्या कहा था कि जो कंपोनेंट्स है वो इनिशियली हमें मिक्स नज़र आते हैं, उनको हम अलग अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, है ना, यही चीज़ कही थी। लेकिन सस्पेंशन में हम क्या कह रहे हैं कि जो सॉल्यूट है
और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा से अलग अलग होंगे, यानी सोल्यूट जो है वो सेपरेटेड ही नज़र आएगा सॉल्वेंट में होते हुए भी। यानी सोल्यूशन के फॉर्मेशन के बाद भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स है और यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है, यानी वो सारे ऑब्वियस है, ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको आम आंख से भी। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो साइज है वो ग्रेटर है 1000 नैनोमीटर से। 1000 नैनोमीटर तक होगा तो इसका मतलब कोलाइड है। 1000 नैनोमीटर से एक्सीड करेगा तो इसका मतलब उसको आम आंख से देखा जा सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा, सस्पेंशन होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पानी में आप मिट्टी ऐड करो या फिर उसमें आप आटा डाल दो, जो आप आटा गूंथते हो, ठीक है, तो इन दोनों केसेस में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन किस फॉर्म में है, सस्पेंशन की फॉर्म में है। साइज देखो कितना इंक्रीज साइज है, आप देख सकते हो ना, मिट्टी को भी देख सकते हो और वाटर को भी देख सकते हो, है ना। आप जब सॉल्यूशन बनाते हो आप इसमें डालो मिट्टी, यहाँ तक वाटर है, ठीक है, और आपने इसमें मड डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया, तो आपको पानी भी नजर आ रहा है और आपको क्या नजर आ रहा है, मिट्टी भी नजर आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल रहा है, एक तो उसके साइज का पता चल रहा है कि साइज में ग्रेटर है, आम आंख से देखा जा सकता है। दूसरी चीज जो इसकी मेन डेफिनेशन है, जो मेन इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो भी पता चल रही है कि हेट्रोजीनियस फेजेस बन रहे हैं, सोल्यूट अलग से नजर आ रहा है, सॉल्वेंट अलग से नजर आ रहा है। क्लियर होगी बात। तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशन को हम किसका नाम देंगे, सस्पेंशंस का नाम देंगे। ऐसे बहुत से मेडिसिनल सॉल्यूशन होते हैं जो कि सस्पेंशंस होते हैं, जैसे, और उन पे जो है उनको लेबल भी किया जाता है कि ये सस्पेंशन है। अच्छा, अब जब लेबल कर लिया तो इसका मतलब ये है, इसीलिए हम इसको साइंटिफिकली देख रहे थे। तो अगर आप कोई दवाई लेते हो और उस पर मेंशन है कि सस्पेंशन, और अब इस लेक्चर के बाद अगर आपको पता चल गया है कि सस्पेंशन कोलाइड्स और सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, जब आप कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिन पे लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज़, क्यों, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ गए होते हैं, तो वो कहते हैं इसको शेक करो उसके बाद यूज़ करो, ताकि आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक साथ मिले। ऐसा ना हो कि आपने डिब्बिया रखी हुई है और आप जो है उसको हिला जुला नहीं रहे हो, ठीक है, तो क्योंकि फेजेस बन रहे हैं ना सस्पेंशंस में, तो आप इसको डालते जा रहे हो, यानी आप उसको लेते जा रहे हो, जो भी बीमारी के लिए आप ले रहे हो आप उसको यूज़ करते जा रहे हो, तो आप सिर्फ सॉल्वेंट की लेयर को यूज़ करते जा रहे हो, एंड में जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल्स तो नीचे ही पड़े हुए हैं, इसीलिए उस पर ऑलरेडी मेंशन होता है कि आपने उसको शेक करना है यूज से पहले, ठीक है जी। और एक और एग्जांपल जो है वो सस्पेंशन की क्या हो सकती है, आइस क्रिस्टल्स क्रीम में, ठीक है, और यानी आप आइसक्रीम जो देखते हो उसमें भी क्या है, क्रीम है और आइस के क्रिस्टल्स है, तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास बन रहे, दो फेजेस बन रहे, सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और दोनों का हमें पता भी है, उससे वो क्या बना देते, एक मिक्सचर बना देते, एक टाइप ऑफ सोल्यूशन बना देते हैं जिसको हम सस्पेंशन का नाम देते हैं। तो सस्पेंशन की बात क्लियर हो गई, साइज में बड़े होते हैं, हेट्रोजीनियस फेज बनाते हैं, आम आंख से देखा जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम जरा आ जाते हैं इनकी कंपैरेटिव स्टडी पे। ये तो हमने उनके डेफिनेशंस देख लिए थे कि किस किस की क्या प्रॉपर्टी है, उन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर हम इनको कंपेयर करें तो कुछ इस तरह का टेबल हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइज। तो साइज के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में ये कहा जाता है कि साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, यानी जब सॉल्यूशन बन जाता है, ये सॉल्यूशन के बनने की बात हो रही है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब वैसे तो शुगर का साइज आपको नज़र आ रहा होता है ना, उसके क्रिस्टल्स आपको नज़र आते हैं, नमक के भी आपको आते हैं, लेकिन जब आप उसको मिक्स कर देते हो पानी में तो आपको ना शुगर नज़र आएगा, पानी के तो वैसे ही मॉलिक्यूल्स का साइज पता नहीं चलता है ना, तब आपको साइज का नहीं पता चलेगा, आप आम आंख से उस
सॉल्यूशन में देख के ये नहीं बता सकते हो कि कहाँ पे मेरा जो शुगर है वो कहाँ कहाँ पे प्लेस हुआ है, ठीक है। तो साइज इसका सबसे छोटा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक, या कुछ जगहों पे ये 1000 नैनोमीटर भी लिखा हुआ है, इनके बीच होता है। और अगर 100 नैनोमीटर से या 1000 नैनोमीटर से, क्योंकि ये डिफरेंस आ रहा है अलग अलग सोर्सेज से, आपको अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। तो 1000 से अगर बढ़ेगा तो तब वो क्या होगा, सस्पेंशन होगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि जो फिल्टरेबिलिटी, यानी क्या इसके जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं क्या वो फिल्टर किए जा सकते हैं। मतलब हमने सोल्यूशन बना लिए, ठीक है, हमने 3 किस्म के सोल्यूशन बनाए। अब हमने चेक करना है कि क्या ये फिल्टर किए जा सकते हैं। जो फिल्टर पेपर आम यूज़ होता है जिसको वॉटरमैन फिल्टर पेपर कहते हैं, ठीक है, क्या उसके थ्रू जो है अगर हम सोल्यूशन को पास कर दे तो क्या वो जो कागज़ होता है, वो जो फिल्टर पेपर होता है, उसमें हमारे पास रेजिड्यू में पार्टिकल्स बचेंगे या नहीं बचेंगे। ये हम तीनों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, जैसे फर्ज करो सोल्यूशन में इस टाइम हमने जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमने क्या एग्जांपल मेंशन की हुई है, हमने शुगर सिरप लिया हुआ है, ठीक है। तो आप शुगर सिरप को ही जहन में रखो। अच्छा, शुगर सिरप को जब आप ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास कराते हो तो क्या होता है, हमारे पास रेजिड्यू में कुछ भी नहीं आता, हमारे पास कोई रेजिड्यू नहीं बचता। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो इस फिल्टर पेपर से पास हो जाता है। या फिर अगर आप सेल्स की भी बात करो, मेम्ब्रेन्स की बात करो, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि मेम्ब्रेन अपने अंदर से गुजार देता है, यानी उनकी कोई चेकिंग नहीं होती। जो मेम्ब्रेन या सेल वॉल्स होते हैं वो तो ऐसे जैसे गार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो नुकसानदेह चीज़ें होती हैं उनको रोक लेते कि नहीं भाई आप अंदर नहीं आ सकते। तो अब सोल्यूशन के मामले में ये है कि वो उसको पास कर देते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो वहाँ पे नहीं रुक पाते, ठीक है। कोलाइड्स को अगर देखें तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को वो भी पास करते हैं, ठीक है, जो फिल्टर पेपर हम यूज़ करते हैं उसको वो भी पास करते हैं, लेकिन मेम्ब्रेन जो है यानी सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जब बारी आती है तो वहाँ पे रुक जाते हैं। अब यहाँ पे ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, पेपर जो है वो हैंडमेड है, मेम्ब्रेन जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है। तो मेम्ब्रेन जो है वो तो एज इटसेल्फ आप साइज इमेजिन भी नहीं कर सकते कि सेल का क्या साइज है, फिर उसकी मेम्ब्रेन का क्या साइज है, तो फिर अगर उसमें पार्टिकल्स जा रहे हैं उनका क्या साइज होगा। यानी बहुत छोटे लेवल पे ये बातें हो रही है, ठीक है, बहुत डीप लेवल पे ये बातें हो रही है। तो मेम्ब्रेन में ये प्रॉपर्टी होती है, यानी उसकी जो परमिएबिलिटी होती है ना, कि वो चीज़ों को कितना पास करता है, तो उसके पोर्स, उसके होल्स बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। पेपर से तो आसानी से पास हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर सस्पेंशन पे जब हम आते हैं तो ना तो ये फिल्टर पेपर के थ्रू पास होगा, ना ही एनिमल मेम्ब्रेन के। मड वाली जो सोल्यूशन थी वहाँ पे उसी को आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, आप लो पानी, उसमें मिट्टी मिला दो, ठीक है, फिर आप उसको एक कागज़ लो, फिल्टर पेपर ले लो, उसको फिल्टर पेपर में जब आप डालोगे तो आपका पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कतरे की सूरत में सारा का सारा पानी निकल जाएगा, और पेपर में क्या रह जाएगा, पेपर में आपके पास मिट्टी रह जाएगी। तो इसका मतलब ये तो फिल्टर पेपर कोई नहीं पास कर सकता, तो एनिमल मेम्ब्रेन को कैसे पास करेगा, सेल मेम्ब्रेन को कैसे पास करेगा, ठीक है जी। ये हो गई इसकी फिल्टरेबिलिटी या परमिएबिलिटी। अच्छा, सेटलिंग यानी कब पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अगर सोल्यूशन देखें तो सोल्यूशन के बारे में बड़ी क्लियर सी बात है कि भाई पार्टिकल्स जो है वो सेटल नहीं होते, बल्कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो वो कोई नीचे कोशिश नहीं करते कि वो बैठ जाए आराम से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है पार्टिकल्स खुद सेटल नहीं होते, लेकिन उनको सेटल किया जा सकता है कुछ एग्जांपल्स में, तो जैसे पेंट के एग्जांपल्स में रखने टाइम तक रखने के लिए,
कुछ में अगर उस तरह पॉसिबल ना हो तो उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू। सेंट्रीफ्यूगेशन का आपको पता है स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, 14 आरपीएम इसकी स्पीड होती है। तो उससे क्या होता है कि जो आपके पास जो भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन सबको ये अलग कर देता है, ठीक है। यूजुअली डीएनए एक्सट्रैक्शन में यूज़ होता है, ब्लड के लिए यूज़ होता है, जब आपको अलग अलग सेल्स जो है वो निकालने होते हैं, ठीक है, सेपरेट करने होते हैं किसी भी एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको सेंट्रीफ्यूगेशन चाहिए होगी, तब सेटल हो सकते हैं। पार्टिकल्स सेटल होते हैं खुद ब खुद अंडर ग्रेविटी, यानी सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स का साइज है वो इतना बड़ा है कि उसको जो ज़मीन की ग्रेविटी की फोर्स है वो अपनी तरफ खींचती है, तो वो यहाँ पे बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट जो है वो है विजिबिलिटी। अब जब किसी चीज़ का साइज ही इतना छोटा है कि वो 1 नैनोमीटर से भी कम है, ठीक है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, तो उसको देखना कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए पार्टिकल जो है वो ना तो आम आंख से नजर आते हैं, ना ही माइक्रोस्कोप में नजर आते हैं। आप 1000 बार पानी का सैंपल ले लो और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको कुछ नहीं नजर आएगा कि उसमें शुगर किधर गया, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल्स जो है कोलाइड्स में इनविजिबल होता है नेकेड आई से, यानी आप उसको आम आंख से नहीं देख सकते हो, लेकिन माइक्रोस्कोप में आप उसका ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे जो है यह एक वर्ड यूज किया है कि इनकी माइक्रोस्कोप में स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से हम देख सकते हैं। अब ये स्कैटरिंग इफेक्ट कब आती है? जब आप कोई चीज़ किसी सोल्यूशन से पास कराते हो, है ना। फर्ज करो आपने 3 सोल्यूशन लिए कोलाइड्स के, आपने यहाँ पे शुगर सिरप ले लिया, यहाँ पे आपने पेंट ले लिया, यहाँ पे आपने मड सोल्यूशन ले लिया। फिर आप क्या करते हो, इसमें से अगर या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराते हो, लाइट की एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहाँ से तो वो पास हो जाएंगे एकदम से, ठीक है। यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ पे साइज थोड़ा सा बढ़ गया है तो कुछ स्कैटरिंग होगी, यानी रेज जो है वो यहाँ वहाँ भागेंगी जब उन पार्टिकल से टकराएंगी, और यहाँ पे तो सारी की सारी रेज जो है वो स्कैटर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ से रेज आई टकरा गई, वहाँ से रेज आई अगले से टकरा गई, ठीक है। वहाँ पे जबकि सोल्यूशन की फॉर्म में साइज काफ़ी छोटा होता है तो वो इजीली पास आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो आम आंख से भी नजर आएंगे। आपको मिट्टी भी नजर आ रही है, पानी भी नजर आ रहा है, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसकी सेपरेशन कैसे होती है, यानी आपने ये सॉल्यूशंस बना लिए, अब इन सॉल्यूशंस को आपने सेपरेट करना है। तो कैसे होगी कि इसकी जो सेपरेशन है वो तो ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन मेथड से नहीं होगी, सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होगी, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होगी। जबकि कोलाइड्स की जो सेपरेशन है वो किससे होगी? वो भी अगेन ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से नहीं होगी बल्कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से होगी। जबकि इस पे तो मैंने एग्जांपल ही दे दी मड वाले सॉल्यूशन की कि हमने सिंपल फिल्टर पेपर उठाया, उससे सॉल्यूशन को पास कराया तो हमारे पास सॉल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया। तो यहाँ पे जो ऑर्डिनरी सेपरेशंस है, टूल्स है, उसके ज़रिए सेपरेट होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगली जो प्रॉपर्टी है वो है डिफ्यूजन की। जो सॉल्यूशन है वो क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे क्विकली। डिफ्यूजन क्या था? मिक्सिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो जितने मॉलिक्यूल्स लाइट होंगे, जितना उनका साइज छोटा होगा, उतनी आसानी से वो मूव करेंगे। जैसे हमने उस डिफ्यूजन में स्प्रे की एग्जांपल ली थी, परफ्यूम की एग्जांपल ली थी कि आप एक कोने में स्प्रे करते हो तो अगले कोने तक उसकी खुशबू चली जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो लाइट है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन जो है इसकी क्विक होती है क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो अब कंपैरेटिवली साइज बढ़ता जा रहा है तो डिफ्यूजन स्लो होगी और यहाँ पर डिफ्यूजन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी,
तो ये थे हमारे पास सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशंस। ये जो डायग्राम है ये भी सेम ही डायग्राम है, ठीक है। ये आपकी बुक वाले डायग्राम है, इसलिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। तो इसमें भी सारी जो प्रॉपर्टीज है वो वैसे ही है। एक यहाँ पे टाइप्स की आगे बात की हुई है कि सॉल्यूशंस के 9 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कोलाइड्स के 3 टाइप्स होते हैं और सस्पेंशन की एज सच कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं होती। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने क्या क्या चीज़ें देखी, सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन का डिफरेंस या कंपैरिजन हमने देखा। तो उनके साइज में भी डिफरेंस था, उनकी कंपोजिशन में भी डिफरेंस था, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।